हेलो स्टूडेंट्स, मैं पार्वती प्रसाद एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था क्लास 12th के साइंस स्ट्रीम का केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस एंड इट्स कॉलिगेटिव चैप्टर। और इस चैप्टर का ये वीडियो थर्ड पार्ट है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटे से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमने ऑलरेडी लाइव लेक्चर स्टार्ट कर चुका है और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड के पैन इंडिया लेवल से हमारे पास स्टूडेंट्स जुड़ते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं एक कॉल या मैसेज के थ्रू। ठीक है, इसमें इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, जिसमें आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करके हमारे साथ हमारे लाइव लेक्चर्स पे जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम इस चैप्टर के इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसकी डेफिनेशन, कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और किस तरह से इन जो हमारे मॉलिक्यूलर मासेस में चेंजेस होते हैं, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वजह से जो प्रैक्टिकली जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं वो डिफरेंट आता है कैलकुलेट करने पे, और जबकि वहीं पे आप थ्योरेटिकली कैलकुलेशन देखते हो तो मॉलिक्यूलर मासेस अलग होते हैं। तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू में मॉलिक्यूलर मासेस के, इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, इसका कौन सा फैक्टर है जो इस पे हेल्प करेगा हमें कैलकुलेशन में, तो ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल मीनिंग है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जो क्या करती है, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच आर डिपेंडेंट ऑन द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमारे पास चार एग्जाम्पल्स है और ये चारों भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, देन दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर आप स्टूडेंट इसको समझना चाहें तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने पानी को बॉईल करने के लिए रखा है, पानी क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, अब जब वो प्योर फॉर्म में होता है तो यही पानी, यही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब वहीं पर हम कहते हैं कि ये वाटर इम्प्योर है, इम्प्योर या कह लो इसके साथ हमने कोई सोल्यूट ऐड किया हुआ है, तो सोल्यूट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं शुगर ले लेती हूँ। अगर मैंने शुगर डाला, मुझे बनाना है चाशनी, ठीक है, या शुगर सिरप जिसे हम कहते हैं, ये अगर मुझे बनाना है तो मैं शुगर ऐड करती हूँ। और शुगर ऐड करने पर क्या होता है कि जो पानी विद इन 5 मिनट्स बॉईल हो जाता था 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के, वही पानी को बॉईल होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, इट गोज अप टू 7 to 8 मिनट्स। अब रीजन बिहाइंड इट कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं हो रहा, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर एलिवेट हुआ है। जब टेम्परेचर एलिवेट हुआ है तो ये वाला पॉइंट जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो स्टूडेंट्स, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी था वो जब बॉईल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मतलब वो पूरे वेपर्स जो है, वेपर प्रेशर उस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा बनता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैंने सोल्यूट ऐड किया तो जो वेपर प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस बन रहा था पहले प्योर फॉर्म में, वो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, वेपर प्रेशर क्या हो गया है, लोअर हो गया है। ठीक है, अब यही चीज हमको यहाँ देखना है विद हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन। सी, हमने पहले देखा है रॉल्स लॉ में कि जो P1 होता है, P1 इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन मिक्सचर और इन सॉल्यूशन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है दैट इज प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे सॉल्वेंट था वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज P1 नॉट। ये हमने रॉल्स लॉ में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक रॉल्स लॉ का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है। इसके अलावा हमें क्या पता है कि जब चेंज इन वेपर प्रेशर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने देखा कि P1 की जो वैल्यू है P1 नॉट x1 है, तो यही चीज हमने यहाँ सब्सटीट्यूट की। सब्सटीट्यूट करके जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये होता है P1 नॉट इंटू 1 माइनस x1, क्योंकि हमने क्या किया है, इन दोनों में से P1 को कॉमन निकाल दिया है बाहर। ये दोनों में P1 ही कॉमन है ना, तो कॉमन बाहर निकाला।
इसके अलावा हमें पता है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन कहता है कि x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 1। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो एक ही रहने वाला है पर सोल्यूट भी एक ही है, यानी दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो दो कंपोनेंट्स अगर हैं तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है अगर हम उसको ऐड करते हैं तो जो वैल्यू होगी वो होगी यूनिट, यानी कि 1। तो इस हिसाब से स्टूडेंट ये जो 1 माइनस x1 है इसकी, यानी ये x1 इधर जाता है तो 1 माइनस x1 होता है, तो ये हो जाता है x2 की वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेरे पास आ जाता है फॉर्मूला डेल्टा p1 इज इक्वल टू p1 नॉट x2। सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, सी यहाँ पे डेल्टा p1 है इज इक्वल टू p1 नॉट x2, ठीक है, यानी कि चेंज इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एनी ऑफ द कंपोनेंट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा हमारा सोल्यूट। x2 क्या है, सोल्यूट। x1 अगर सॉल्वेंट है तो x2 सोल्यूट ही होगा क्योंकि हमारा सोल्यूशन क्या है, बाइनरी। तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स क्या हमारा जो चेंज इन वेपर प्रेशर हुआ है ये ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट हुआ है, ये फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फ्रॉम द इक्वेशन 3 it can be said that reduction of vapor pressure of solvent is related to mole fraction of the solute in the solution। तो यहाँ पे जो भी हमने सोल्यूट ऐड किया है उसके वजह से हमारा चेंज इन वेपर प्रेशर दिख रहा है जो कि लोअरिंग है, ठीक है, यानी रिडक्शन हुआ है वेपर प्रेशर में। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है स्टूडेंट, इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर देन वन वोलेटाइल सोल्यूट, अगर एक से ज्यादा वोलेटाइल सोल्यूट है तो द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स इन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी कि जितने भी सोल्यूट होंगे, ठीक है। अभी अगर ये हमने जो एग्जांपल लिया ये बाइनरी सॉल्यूशन का था, यानी कि इसमें सिर्फ पानी और शक्कर का हमने एग्जांपल लिया था, लेकिन अगर मान लो उसमें और दो तीन चीजें डाल दी, जैसे हमने चाय पत्ती डाल दिया, हमने सॉल्ट डाल दिया, कुछ ऐसी चीजें डाल दी, तो सोल्यूट हमने ऐड किया एक्स्ट्रा। तो जितना हमने सोल्यूट ऐड किया है अलग अलग सोल्यूट से, इन सभी का मोल फ्रैक्शन को जब हम सम करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही वो होगा हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा सोल्यूट, जितने भी सोल्यूट है उन सबके मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा है कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। इसमें हम डेल्टा P1 की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं P1 नॉट माइनस P1, तो ये P1 नॉट को इस तरफ लिया, हो गया P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट विच विल बी इक्वल टू x2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा एक और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और भी फर्दर हम अगर इसको क्लासीफाई कर सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि x2 का हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन दैट इज n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये हम अगर इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। इसके अलावा हम नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास वो भी इसमें ऐड करके, मतलब ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए है। बेसिकली इस फॉर्मूला के हेल्प से हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हम फाइंड कर सकते हैं। सी यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे n2 अपॉन n1 प्लस n2 डाला, ठीक है। अगर मान लीजिए कि n2 यानी कि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर है, ठीक है, इट इज नेग्लिजिबल, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में से, ठीक है। हमने उसको डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर दिया, हालांकि हम न्यूमरेटर से तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये हो गया n2 बाई n1। और उसके अलावा हमें क्या पता है कि जो मोल का फॉर्मूला है वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये गिवन मास अपॉन मोलर मास अगर मैंने सब्सटीट्यूट किया फॉर n2 एंड n1 बोथ, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। तो ये फॉर्मूला के हेल्प से हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों में से जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी मोलर मास की हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इतना आप याद रखिए कि हमें बाकी चीजें दी होगी, जो भी अगर सपोज M2 पूछा है तो बाकी चीजें दी होंगी, ठीक है, तो उसके हेल्प से हम M2 निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे मोलर मास हम निकाल सकते हैं दोनों का। बट स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला आपको जब बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स हो गया या फिर पॉलीमर्स हो गए, तो ये मॉलिक्यूल्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। बेसिकली क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर एलिवेट करके फिर उसका वेपर प्रेशर चेक कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंड बायो मॉलिक्यूल्स सच एज पॉलीमर्स ये सब क्या होते हैं, हायर टेम्परेचर पे खराब हो जाते हैं, यानी कि अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से डिजेनरेट हो जाते हैं, इसीलिए
ब्रेक हो जाते हैं उनके बॉन्ड्स, आई मीन टू से। तो इस वजह से ये फॉर्मूलाज हमारे पॉलीमर्स और प्रोटीन्स के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूजफुल होगा वो भी बताएंगे। बाकी सभी चीजों के लिए आप ये मोलार मास यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने वाटर लिया है, वाटर को प्योर बॉईल कर रहे हैं, तो वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। पर उसी वाटर में अगर आप शुगर ऐड करते हैं या कुछ और सोल्यूट ऐड करते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा होगा वो शायद डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, वो शायद हो सकता है 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो, या 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो, या किसी और हायर टेम्परेचर पे बॉईल हो। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, एलिवेट यानी रेज हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, पहले तो हमने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, दैट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये तो हमें पता है, तभी तो हमारा वो, अगर हमने कोई कंटेनर रखा है जिसमें पानी रखा है और बॉईल कर रहे हैं, तो बॉईल करने से हमारा जो ढक्कन होता है उस कंटेनर का, वो हिलना शुरू हो जाता है। वो क्यों हिलना शुरू होता है? क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उतना ही है जितना नीचे से वेपर प्रेशर, यानी कि दोनों प्रेशर इक्वल हो गए। तब इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ वी आल्सो नो दैट व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, यानी कि ऐसा सोल्यूट जो कि वोलेटाइल ना हो, जो कि इवापोरेट ना हो इजीली। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब मैंने आपको बताया था, बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही अगर कोई सब्सटेंस इवापोरेट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं वोलेटाइल सॉल्यूशन या सब्सटेंस। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉलिड की बात की गई है, यानी कि ये ऐसा सॉलिड है जो अपने आप बॉइलिंग पॉइंट के नीचे इवेपोरेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो इससे क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, लोअर हो जाता है उसी टेम्परेचर पे। तो बाय समराइजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स वी कैन से दैट in presence of non volatile solute the vapor pressure of the solution decreases। अगर non volatile solute है तो vapor pressure of solvent जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सोल्यूट के प्रेजेंस में, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स के प्रेजेंट में वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन मींस सॉल्वेंट, क्योंकि हम सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर चेक करते हैं। एज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस इट वुड बी हीटेड at higher temperature to get the vapor pressure that equates the atmospheric pressure। यानी कि जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, अब मुझे उससे थोड़ा हायर टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, यानी कि मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, तब जाके मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो पाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट boiling point of solution increases। as simple as that, it is really simple to understand कि अगर आपने सोल्यूट ऐड किया है प्योर सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बनाया है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा ही, ये डेफिनेट है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इसके आगे इसका हम कुछ डेरिवेशन भी देख लेते हैं। नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, जब भी प्योर सॉल्वेंट की बात आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उससे ज्यादा होगा सॉल्यूशन का। ठीक है, नाउ दिस इज नोन एज एलिवेशन यानी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चेंज इन टेम्परेचर या दैट इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर will be equal to TB। TB क्या है, increased temperature minus TB नॉट। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी हम चेंज बोलते हैं तो जो भी हायर वैल्यू होगी माइनस दी लोअर वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो चेंज कभी भी नेगेटिव आएगा। चेंज हम नेगेटिव नहीं ला सकते, आप कभी भी चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव नहीं देख सकते ना, इसके लिए हायर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का जो है हायर वैल्यू है इन सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट का जो है लोअर वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी माइनस टीबी नॉट लिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? इसके अलावा क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी दैट इज मोलाल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा एंड दैट इज नथिंग बट Kb, and this Kb is nothing but Ebullioscopic constant
और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर है। एम यानी कि स्मॉल एम जो यहाँ पे हम यूज करें दैट इज नथिंग बट मोलार कॉन्सेंट्रेशन और मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन एम की वैल्यू क्या होती है? तो होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। अगर मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट कहा है तो ये क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास हमारा जो आता है वो ग्राम्स में होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो सॉल्वेंट है इसको ग्राम में ही लिखा है। अब जब इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम डिवाइड बाय 1000 करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये हमारा फॉर्मूला होगा जिसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे अपने मेन फॉर्मूला दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम। एम की जगह हमने ये पूरा सब्सटीट्यूट किया तो ये हमें फॉर्मूला मिलता है। अगेन इससे भी आप क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बाकी चीजें यहाँ पे गिवन होंगी। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपका जो क्वेश्चन होता है वो काफी सिंपल होता है। ठीक है, बस आपको उस क्वेश्चन को समझना होगा जिसके बारे में हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो काफी अच्छे से न्यूमेरिकल्स करके लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ by knowing other quantities, equation 3 can be used to calculate molar mass of the solute present in the solution as I said. Clear है student? Now moving ahead, next है हमारा colligative property that is depression in freezing point. अगर आप depression in freezing point देखते हैं तो ये एक ऐसा चीज है जिसमें हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आइसक्रीम बना रहे हैं तो आप आइसक्रीम बनाते हैं तो मिल्क के अंदर आप और भी चीजें ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे बादाम डालते हैं, शुगर डालते हैं, काफी चीजें आते हैं। ठीक है, डिप्रेशन यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज हो जा रहा था, जैसे हमारा मिल्क होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। आप अमूल का एक पैकेट लेके फ्रीजर में रख के आज देख लीजिए, आप फ्रीजर में रखेंगे आफ्टर फ्यू आवर्स आई गेस वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है और तुरंत ही फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर आपने उसमें शुगर ऐड किया है, उस मिल्क के अंदर आपने शुगर ऐड किया हुआ है, उसमें आपने सपोज काजू बादाम एक्सेट्रा जो भी आप आइसक्रीम के लिए डालते हैं, या फिर कस्टर्ड बना रहे कस्टर्ड डाला है, ठीक है, कस्टर्ड पाउडर डाला है, कुछ भी आपने डाला है अगर एक प्योर मिल्क के अंदर, तो वही मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री सेल्सियस था वो शायद घट के -10 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुंच जाता है। बिकॉज आपने देखा होगा वो आसानी से फ्रीज नहीं होता। हमने खुद ये किया हुआ था, छुट्टियां चल रही है कोरोना वायरस के चलते, हम घर पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्राई किया था जब, तो हमें 3 दिन लगे थे उसी आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए, क्योंकि हमारा जो हमारे पास जो ये फ्रीजर होता है ये नॉर्मल जैसा हमारा रेफ्रिजरेटर है उसी के अंदर का जो टॉप वाला पोर्शन होता है उसमें होता है, राइट। तो उसमें आसानी से लोअर टेम्परेचर नहीं जाता, तो और ऊपर से फ्रीज होने के बाद भी उतने ही स्पीड से वो मेल्ट होना शुरू हो गया। यानी कि डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है और कम हो जाना। अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट आ जा रहा है तो वहीं पर वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी लो हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि हो सकता है -2 -3 डिग्री सेल्सियस पे जाकर फ्रीजिंग हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करेंगे तो तुरंत ही सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और भी ज्यादा डिप्रेस यानी लोअर हो जाएगा, लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ ऑलरेडी जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का मिल रहा था। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जैसे जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर जो जो भी हमारा फॉर्म हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फेज में वो भी लोअर होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये सिर्फ और सिर्फ होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने के वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक, नॉट नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास क्या कहते हैं इसे, इसका जो भी हमारे पास डेरिवेशन है, डेरिवेशन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो डेरिवेशन में क्या आएगा हम वो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेरिवेशन में होगा स्टूडेंट जी कि अगर सेम जैसा हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का देखा उसमें कैसा था कि डेल्टा टी बी था, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है तो यहाँ पे हम टी एफ ले रहे हैं फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको अभी समझ आ गया होगा कि जो हायर नंबर जिसका है, जिसका वैल्यू हायर है उसको हम पहले रख रहे हैं क्योंकि माइनस करेंगे तो वैल्यू हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है टी एफ नॉट माइनस टी एफ विल बी द चेंज इन टेम्परेचर या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है,
Now, where delta TF is depression in freezing point, TF is freezing point of solution, and TF naught is freezing point of pure solvent. Clear है student? Now, experimentally ये प्रूव है कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन. इसीलिए डेल्टा टीएफ सेम एज हमारा जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट था वैसा ही इसमें भी हमको करना है. कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. जो छोटा मोटा डिफरेंस है वो हम आगे देखते जाएंगे. सो चेंज इन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कांस्टेंट लगता है, दैट इज के एफ, और इस के एफ को हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ये जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है इसका और भी नाम है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एक्सेट्रा. नाउ m that is nothing but molality of the solution. ये हमने बिल्कुल सेम किया था. आगे बढ़ते हैं. सेम मोलालिटी का फॉर्मूला हम इसमें पुट अप करेंगे. तो यहाँ पे आ गया मोलालिटी का फॉर्मूला हमने इसमें डाल दिया. तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ इंटू W2 by M2 into 1000 upon W1, just to convert it into kg. Clear है? By knowing the quantities we can calculate M2. ठीक है, ये जितने भी quantities है अगर हमें पता होगा तो मोलार मास ऑफ सोल्यूट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से. नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर, द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो ऑस्मोसिस हमें पता है स्टूडेंट्स क्या होता है. ऑस्मोसिस होता है कि जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करता है. आई एम टेलिंग सॉल्वेंट जब मूव करता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस. ठीक है, ये नॉर्मली आप बायो में भी आपने पढ़ा होगा. फिर भी इस पे एक नॉर्मल सी आपको बात याद रखनी है कि जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस. और जो इस मूवमेंट को रोकता है, जो प्रेशर इस मूवमेंट को रोकता है, that is from high concentration to low concentration movement of solvent को जो रोकता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ये होता है पाई. ये भी आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पे. अगर वोलाटाइल सोल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमें कम ही दिखेगा, जिसकी वजह से जो हायर कॉन्सेंट्रेशन जहां पर भी दिख रहा है सॉल्वेंट का, वो सॉल्वेंट इस लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. तो अगेन दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट. क्लियर है स्टूडेंट? तो इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूला दिया है इसका डायरेक्टली, हमें इसमें ज्यादा जैसे हमने डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ हमने कैलकुलेट किया है, इसमें इतना नहीं है, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है. ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है CRT. C इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, R इज कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर. क्लियर? नाउ अभी देखते हैं इसके आगे क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या दी हुई है, मोलारिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. क्लियर है? इन लीटर्स. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पुट अप किया और RT हमारा कांस्टेंट है, तो इसके लिए डायरेक्टली उसको हम यहाँ पे जो N2 होता है ना, N2 को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो ये हम क्या करते हैं, डायरेक्टली गिवन मास अपॉन मोलर मास ऐड कर दिया, हो गया हमारा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था. इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी से हम मोलर मास निकालना ज्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है, सी हमने यहाँ पे N2 की जगह गिवन मास अपॉन मोलर मास डाल दिया. अगर मोलर मास हम इससे निकालते हैं तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे टेम्परेचर रेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इस वजह से ये जो बायोमोलिक्यूल्स है सच एज पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स, ये हमारे सेफ रहेंगे. नहीं तो हायर टेम्परेचर पे ये क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं. इसके लिए हम इसको ऑस्मोटिक प्रेशर वाले वैल्यूज या इसी फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकालना ज्यादा प्रेफर करते हैं. क्लियर है स्टूडेंट? नाउ अभी तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं ऑस्मोसिस में. एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन क्या है, जहां से सॉल्वेंट क्रॉस हो रहा है ना, अभी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है सॉल्वेंट, तो किसी बैरियर के थ्रू या मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होता है, तो उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. परमिएबल मतलब जो कंप्लीटली हर एक चीज को मूव करने दे, जैसे सोल्यूट सॉल्वेंट सब मूव हो सकता है. सेमी परमिएबल मतलब सिर्फ सिलेक्टिव चीज यानी सॉल्वेंट को मूव करने दे रहा है, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो सेम है तो आइसोटोनिक. अगर हाइपरटोनिक कब होगा, अगर जो आउटसाइड concentration outside the semi permeable membrane is higher than inside, तो hypertonic solution होगा.
और अगर हाइपोटोनिक की बात की जाए तो अगर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड यानी इनसाइड अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो हमारा सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है तो वो हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग अहेड, रिवर्स ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स बिकॉज ये रिवर्स ऑस्मोसिस आपके प्योरीफायर्स में लगा होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्मली यहाँ वाटर की बात हो रही है। तो जब हम वाटर प्योरीफाई करते हैं और मान लो कि जो हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इनसाइड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो मूव कर जाएगा बाहर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? नहीं, मुझे ऐसा करना है कि भाई मेरे को जितना कुछ भी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है वो भी इस तरफ चाहिए सो दैट मेरे को ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्योर वाटर मिले। तो इसके लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं जो हमारे आरओ फिल्टर्स में होता है। ठीक है, सो एज द टर्म इंडिकेट्स व्हेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज रिवर्स्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अगर थोड़ा भी पानी बचा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल या डस्ट बहुत ज्यादा है तो भी उसमें से मुझे उसको दूसरे तरफ मूव करना है। ठीक है, सॉल्वेंट यानी वाटर को मूव करना है टुवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, नहीं तो नेचुरली तो ये जो हमारा ऑस्मोसिस है वही फॉलो होता है। रिवर्स करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स जरूर लगेगा। नाउ दिस इज वेरी यूजफुल इन प्योरिफिकेशन ऑफ सलाइन वाटर बाय द मेथड ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। प्योर वाटर इज squeezed out from the salted saline water. So this is very important. Clear है students? Now एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस या एबनॉर्मल मोलार मासेस, मैंने जैसा आपको कहा था स्टार्ट में ही वीडियो के कि देर आर सम डिफरेंसेस जो हमारे प्रैक्टिकल और जो हमारा थेरेटिकल मोलार मास है उसमें कुछ डिफरेंस होता है जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो उसको यहाँ पे वैन टॉफ ने इंट्रोड्यूस किया है विद द फैक्टर आई, और ये आई को हम बोलते हैं वैन टॉफ फैक्टर। ठीक है, तो वैन टॉफ फैक्टर के थ्रू हमने जो एबनॉर्मलिटी है उसको सॉल्व किए, यानी कि आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलार मास अपॉन एबनॉर्मल मोलार मास। नॉर्मल मोलार मास जो भी हमारा थेरेटिकल है और एबनॉर्मल जो हमको प्रैक्टिकली मिला है। ठीक है, जो चेंज मिला है हमको वो। ठीक है, या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी कि मिक्सिंग के बाद, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन यानी मिक्सिंग के पहले। ठीक है, तो ये दोनों हमारे फॉर्मूलाज हैं जो हमारे वैन टॉफ फैक्टर जो हमारा हर एक में लगता है, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ये रेक्टिफाई करने के लिए आई हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो in case of association value of I is less than 1, in case of dissociation value of I is greater than 1। ये आपको पॉइंट याद रखना है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या नहीं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ यहाँ पर हुआ हमारा खत्म ये चैप्टर का थियोरी। स्टूडेंट्स हम अवेलेबल है फेसबुक पे, इंस्टा पे, गूगल प्ले पे हमारा ऐप है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट ले सकते हैं। बैचेस में ज्वाइन करके आप बहुत सारे फायदे और भी उठा सकते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज चलते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, और हमारे लाइव लेक्चर्स भी चल रहे हैं वाया दिस ऐप। सो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी मच यूजफुल फॉर यू। इसके अलावा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।